नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ जया शर्मा। चयन की चुनौती, ये बात कांग्रेस के लिए हो रही है क्योंकि लोकसभा चुनाव को लेकर उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में इस बार भी 3 चरणों में ही मतदान होगा। तैयारियों में आगे चल रही बीजेपी ने सभी 11 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, लेकिन कांग्रेस अभी भी चयन की चुनौती से ही जूझ रही है। कांग्रेस अभी तक 5 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम तय नहीं कर पाई और इसे लेकर छत्तीसगढ़ की राजनीतिक फिजा में बयानों के बाण खूब चल रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के सामने अभी भी 5 योद्धा चुनने की चुनौती है। कांग्रेस 6 नाम पहले ही घोषित कर चुकी है, जिसमें राजनांदगांव से भूपेश बघेल, महासमुंद से ताम्रध्वज साहू, जांजगीर चांपा से शिव डहरिया, कोरबा से ज्योत्सना महंत, रायपुर से विकास उपाध्याय और दुर्ग से राजेंद्र साहू मैदान में है। बची 5 सीटों पर कांग्रेस के संभावित नामों की चर्चा जोरों पर है। बिलासपुर में विष्णु यादव और देवेंद्र यादव, कांकेर से वीरेश ठाकुर और दीपक बैज, बस्तर से हरीश लखमा, रायगढ़ से चक्रधर सिदार और लालजीत सिंह, सरगुजा से अमरजीत भगत, प्रेमसाय टेकाम और शशि सिंह के नाम सुर्खियों में जरूर हैं, लेकिन अभी फाइनल नहीं हो पाए हैं। जबकि बीजेपी सभी 11 सीटों पर नाम घोषित कर काफी आगे निकल चुकी है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस में आपसी खींचतान के चलते इन सीटों पर नाम फाइनल नहीं हो पा रहे हैं। कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि पूरे देश में सर्वे हो गया है, 400 से ज्यादा सीटें बीजेपी के पक्ष में हैं। कांग्रेस के पास राज्यसभा की ही तरह लोकसभा के लिए भी उम्मीदवार नहीं है। वहीं नाम घोषित न करने को लेकर उठ रहे सवालों पर कांग्रेस का कहना है कि क्या बीजेपी ने सभी 543 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। अब कांग्रेस कितनी बार सर्वे कराएगी? पूरे देश में तो सर्वे हो गया है और 400 से ज़्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। मुझे लगता है कि कांग्रेस के पास में जिस तरीके से राज्यसभा सांसद के लिए यहाँ के नेता नहीं थे, उसी तरीके से लोकसभा के विषय से भी उनके पास में कोई नेता नहीं होगा। इसलिए वो नाम ढूंढ रहे हैं, तलाश रहे हैं बलि का बकरा किसको बनाया जाए। क्या भारतीय जनता पार्टी ने सारे 537 लोकसभा क्षेत्रों के प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है या दीगर दलों ने? पूरे देश में चुनाव हो रहा है तो हर राज्यों में प्रत्याशियों की सूची जारी करना है। तो जैसे जैसे सबकी अपनी बैठकें हो रही, उस पर सूचियाँ आ रही हैं। कांग्रेस पार्टी की भी बैठक हो गई, बहुत से प्रत्याशियों की। नए भी आएंगे, अनुभवी भी आएंगे। जो जीतने योग्य प्रत्याशी है पार्टी उनको अवसर देगी। छत्तीसगढ़ में जीत के दावे दोनों तरफ से हो रहे हैं, लेकिन नाम घोषित करने की लड़ाई में बीजेपी कांग्रेस से काफी आगे है। कांग्रेस जितनी जल्दी 5 सीटों के पैच को सुलझाकर अपने सूरमा मैदान में उतारेगी, 24 की लड़ाई उसके लिए उतनी ही आसान होगी। गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज, रायपुर। नए भी आएंगे, अनुभवी भी आएंगे, जैसा कि आपने सुना जो बात कही है सुशील आनंद शुक्ला जी ने। अब 5 पर पेंच क्यों फंसा है? क्या वजह है कि इन 5 सीटों पर कांग्रेस अभी तक अपने प्रत्याशी तय नहीं कर पाई? समझने की कोशिश कर लेते हैं। हमारे साथ राजनीतिक मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं। श्री चंद्र सुंदरानी जी, बीजेपी प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके साथ ही सुरेंद्र वर्मा जी हैं, कांग्रेस से पक्ष रखेंगे, और अनिल द्विवेदी जी, वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले सुरेंद्र वर्मा जी, आपका ही रुख करूंगी, आपसे ही ओपनिंग रिमार्क। और कितना इंतजार? बस्तर, जिस पर पहले चरण में ही चुनाव होना है, वहां से भी अभी तक प्रत्याशी तय नहीं है। रितु जी, आप मुझसे सवाल है? आवाज बढ़ा दो यार। सर सुरेंद्र वर्मा जी, मेरा सवाल आपसे है, कितना इंतजार और अभी करना पड़ेगा?
राष्ट्रीय पार्टियों के संदर्भ में ये पहले परंपरा रही है कि चुनाव की तिथि घोषित होने के बाद ही प्रत्याशी तय होते थे। निश्चित तौर पर इस बार भारतीय जनता पार्टी ने 11 प्रत्याशियों की सूची पहले ही जारी कर दी। कांग्रेस ने भी अतिसंख्यक 11 में से 6 प्रत्याशियों की सूची निर्वाचन तिथि घोषित होने से पहले ही जारी कर दी है। बाकी के प्रत्याशियों के संदर्भ में भी CWC में चर्चा हो चुकी है। किसी भी क्षण जो अगली सूची जो आएगी उसमें छत्तीसगढ़ के 5 लोकसभा सीटों की प्रत्याशियों के नाम आने की संभावना है। जिस तरह से लोकसभा का क्षेत्र ऋतु जी बड़ा क्षेत्र होता है, रायपुर की हम बात करें तो पिछले बार 2499 बूथ थे, लगभग 2500 बूथ, 2500 गांव आप मान सकते हैं। तो ये बड़ा क्षेत्र होता है और राष्ट्रीय मुद्दों के आधार पर लड़ा जाता है। कांग्रेस का कार्यकर्ता मोदी सरकार के 10 साल के वादा खिलाफी और नाकामी को लेकर जनता के बीच पहले से ही है, संघर्ष हम कर रहे हैं और निश्चित तौर पर जो है कांग्रेस का कार्यकर्ता, कांग्रेस के जो संभावित प्रत्याशी हैं वो भी यहीं के हैं। वो लगातार जो लोगों के संपर्क में है और जनता के हितों के विषय में अपने मांगों को लेके वो सब फील्ड में है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। यदि ये कोई तय फार्मूला होता तो विधानसभा चुनाव के पहले तो बहुजन समाज पार्टी ने 9 महीना पहले प्रत्याशी तय कर दिए थे, फिर उनको जीत क्यों नहीं मिली? तो ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ये है ना सुरेंद्र वर्मा जी के चुनावी तारीखों तक का ऐलान हो गया है सर। बीजेपी बहुत पहले पूरी 11 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर चुकी है, लेकिन कांग्रेस को समय क्यों लग रहा है? क्यों आखिर इन 5 सीटों पर पेच फंसा हुआ है? इसकी वजह क्या है? और अगर आप अभी तक भी प्रत्याशी घोषित नहीं कर रहे हैं तो फिर मैदान में कब जाएंगे आपके प्रत्याशी? कब लोगों के बीच में पहुंचेंगे? कब जनसंवाद किया जाएगा? मिला किसी को कुछ नहीं। जो असमानता बढ़ी है, जो अडानी परस नीतियों के चलते पिछले 3 महीने में हंसते के जंगल कटने लगे हैं, जो नंदराज पर्वत डबल इंजन की सरकार पहले बेची थी जिसको हमारी सरकार ने निरस्त किया, अंतिम आदेश आज तक नहीं हुआ। जो परसा कोल ब्लॉक में खदाने देने की जो प्रक्रिया है वो तेजी से बढ़ रही है। जो वन अधिकार अधिनियम में संशोधन करके जो अपने पूंजीपति मित्रों के हित में नीतियां बनाए हैं, जो कमर्शियल माइनिंग शुरू की गई है, उसके खिलाफ जो है छत्तीसगढ़ की जनता मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट करेगी। कांग्रेस जो है अधिसंख्यक सीटों पर जीतेगी। और जहां तक प्रत्याशी की बात है ऋतु जी, कांग्रेस की CWC की बैठक में तमाम छत्तीसगढ़ के नेताओं के साथ सलाह मशवरा हो चुका है, अंतिम स्थिति में है। किसी भी क्षण जो है प्रत्याशियों के नाम सामने आ जाएंगे। चलिए ठीक है, लेकिन अभी भी मुझे मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला है सुरेंद्र वर्मा जी। लेकिन मैं आपसे एक निवेदन करूं, मेरा नाम जया है तो इसीलिए क्योंकि आप बार बार गलत नाम ले रहे थे। ठीक है, मैं आगे बढ़ती हूँ। श्रीचंद सुंदरानी जी, कांग्रेस अपने प्रत्याशी कब घोषित कर रही है, कब घोषित नहीं कर रही है, इससे बीजेपी को क्या लेना देना? ये तो कांग्रेस का अपनी पार्टी का अंदरूनी मामला है। किसे मैदान में उतारे किसे नहीं उतारे, तो बीजेपी तो अपने प्रचार पर फोकस करे ना सर। देखिए कविता जी, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं। कांग्रेस प्रत्याशी आज घोषित हो, नामांकन के आखिरी दिन घोषित हो या चुनाव हो जाने के बाद घोषित हो, इससे भारतीय जनता पार्टी की सेहत पर असर नहीं पड़ता। लेकिन कहीं न कहीं अक्षमता कांग्रेस पार्टी की नजर आती कविता जी, क्योंकि आज विपक्ष में होने के बाद भी और जनाधार कांग्रेस का समाप्त होने के बाद भी जो सिर फुटवल की स्थिति है, कोई नेता इनका चुनाव लड़ना नहीं चाहता। जबरन ये कुछ नेताओं को बलि का बकरा बना रहे, जैसे आदरणीय भूपेश बघेल जी को बलि का बकरा बनाया, जैसे ताम्रध्वज साहू जी को बलि का बकरा बनाया, और ऐसे ही 5 कैंडिडेट और खोजे जा रहे हैं बलि का बकरा बनने के लिए। क्योंकि यहाँ 11 की 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है, ये कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता मानता है, प्रत्येक नेता मानता है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लहर चल रही है। और निश्चित रूप से जो प्रभु राम सुंदरानी जी, दर्शकों को एक बार स्पष्ट करिए ना प्लीज सर कि बलि का बकरा क्या होता है? अगर बीजेपी का प्रत्याशी मैदान में जाए, अगर कांग्रेस का प्रत्याशी मैदान में जाए, तो क्या प्रत्याशी बलि का बकरा होता है? नहीं, देखिए जनाधार की बात है। आज मान्यता प्राप्त विपक्षी दल भी नहीं है कविता जी कांग्रेस। पूरे देश की अगर हम स्थिति देखें, जो 450 सीटें राजीव गांधी जी के नेतृत्व में जीतने वाली कांग्रेस पार्टी की, आज इससे बड़ी बदतर स्थिति क्या होगी कि लोकसभा में मान्यता प्राप्त विपक्षी दल नहीं है। पूरे देश में इनका जनाधार शून्यता की ओर है और कहीं न कहीं जनता के बीच में कांग्रेस की विश्वसनीयता समाप्त हो चुकी है। और जिस प्रकार से इनके नेता राहुल गांधी जी हों, खड़गे जी हों, जिस प्रकार से उलूल जुलूल बयान दे रहे हैं, उससे कहीं न कहीं और इनकी प्रतिष्ठा डाउन होती है। इनके पास प्रत्याशी नहीं है कविता जी चुनाव लड़ाने के लिए।
ठीक है, अनिल द्विवेदी जी मैं आपके पास आना चाहूंगी। आज शायद नाम को लेकर बहुत ज्यादा गफलत हो रही है, क्योंकि दोनों पार्टियों के प्रवक्ता मेरा नाम शायद समझ नहीं पा रहे हैं। जया शर्मा, अनिल जी उम्मीद है आप मेरा नाम सही लेंगे। सर, सवाल मेरा आपसे यह है, प्रत्याशियों को लेकर देरी की वजह क्या है? कांग्रेस के पास प्रत्याशी बहुत सारे हैं, चेहरा तय नहीं हो पा रहा है, या प्रत्याशियों का टोटा पड़ा हुआ है, इसलिए कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर बीजेपी के दिग्गजों के सामने हम किसे उतारे? देरी की वजह क्या सर? बिल्कुल जया जी, और चुनाव आयोग ने तारीखें घोषित कर दी लोकसभा चुनाव की, और उसके बाद दोनों राजनीतिक दल ताल ठोक करके मैदान में आ गए हैं। बीजेपी ने जरूर थोड़ा सा इनिशिएटिव ले लिया है, 10 दिन पहले अपनी सीट डिक्लेयर कर दी, सारे प्रत्याशी घोषित कर दिए, और कांग्रेस भी 2-3 दिन के अंदर सारे प्रत्याशी घोषित कर देगी। वैसे चुनाव आयोग की जो अंतिम तिथि है, नामांकन भरने तक की जो अंतिम तिथि, उस समय तक भी प्रत्याशी घोषित किया जा सकता है, बी फॉर्म दे सकते हैं, और कांग्रेस इस मामले में थोड़ा सा पीछे हमेशा रहते आई है। लेकिन ऐसा नहीं है, लोकसभा चुनाव जो होते हैं उसमें बहुत सारे समीकरण काम करते हैं। अब बीजेपी के पास मोदी की गारंटी है, विधानसभा चुनाव उन्होंने बहुत अच्छे से जीता, और अब वो लोकसभा चुनाव भी जीतना चाहते हैं। 1 पारी हो गई, 2 पारी हो गई, लगातार 10 साल तो हो ही गए मोदी सरकार को, और अब तीसरी बार भी पार्टियों के कहीं ना कहीं फेवर में या अपोजिट उन्हें पड़ जाती हैं। बहुत सी चीजें शायद संभवतः आप क्योंकि बहुत अच्छे से समझते हैं, इस पर भी डिपेंड करती है कि प्रत्याशी कितनी जल्दी घोषित हो रहा है, जनता के बीच में कितना ज्यादा प्रचार उस पार्टी का हो पा रहा है, या प्रत्याशी, ताकि जनता भी चेहरा पहचान सके कि हमारे क्षेत्र से ये प्रत्याशी उतारे गए हैं पार्टियों की ओर से। जी मेरे से सवाल? जी आपसे ही सर काउंटर क्वेश्चन है। हेलो, मेरे से है? जी अनिल द्विवेदी। जया जी, निश्चित तौर पर आपने जो बात कही वो बिल्कुल सही कही है, और लोकसभा चुनाव में क्षेत्र को देखते हुए, जाति को देखते हुए, और तमाम जीतने योग्य समीकरण को देखते हुए पार्टियां उम्मीदवार उतारती हैं। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस चुनाव को हल्के में ले रही है। उसके पास आप देखिए कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को उन्होंने चुनाव मैदान में उतारा है, और भी नेता है, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज भी चुनाव मैदान में उतर रहे हैं। लेकिन कल जो FIR दर्ज हुई है भूपेश बघेल जी के खिलाफ, मुझे लग रहा है कहीं कांग्रेस के लिए सरदर्द हो सकती है, क्योंकि बीजेपी ने बिल्कुल सही समय पर सही स्ट्रोक मारा है, और कांग्रेस को कल सफाई देना पड़ी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ी। तो भूपेश बघेल जो चुनाव जिताऊ चेहरा है कांग्रेस के, और कहीं न कहीं राजनांदगांव सीट अगर वो जीत सकते हैं, जैसा कि कहा जा रहा है कि मजबूत चेहरा है, इसलिए बीजेपी उसका फायदा उठाएगी कि EOW ने जो FIR दर्ज की है भूपेश बघेल के खिलाफ, कहीं न कहीं उसको बीजेपी भुनाएगी, और उसके चलते वो जीतने की कोशिश करेगी। इसके अलावा बीजेपी के पास और तमाम तरह के मुद्दे तो हैं ही, राम जन्मभूमि है, धारा 370 है, उसकी विदेश नीति है, रक्षा मुद्दे काफी है, लेकिन एक महत्वपूर्ण बिंदु आपने जो हमें दिया है भूपेश बघेल को लेकर, उसी को जरा हम समझने की कोशिश करते हैं। सुरेंद्र वर्मा जी, देखिए अनिल द्विवेदी जी खुद ये बात कह रहे हैं कि बीजेपी ने एक स्ट्रोक चल दिया है, हालांकि वो एक मुद्दा अलग है, महादेव सटायप मामले में जो FIR दर्ज हुई है, लेकिन राजनांदगांव सीट से भूपेश बघेल जी को उतारना, स्टार प्रचारक वो पार्टी के रहे हैं, कई विधानसभा चुनावों में दूसरे राज्यों के जहां उन्होंने प्रचार किया, कर्नाटक की आप बात ले लीजिए, उत्तर प्रदेश की आप बात ले लीजिए, अब उन्हें आपको नहीं लगता कि जब आपने लोकसभा सीट पर उतारा है तो वो केवल एक क्षेत्र तक सीमित रह जाएंगे? जया जी, भूपेश बघेल जी जननेता हैं, छत्तीसगढ़ के लाखों कार्यकर्ता जो कांग्रेस के हैं उनके सर्वमान्य नेता हैं, और उनके लड़ने से भारतीय जनता पार्टी को भी ये एहसास हो चुका है कि भाजपा की स्थिति जो है सभी 11 की 11 सीटों में कमजोर है। जिस तरह से ये षड्यंत्र पूर्वक पहले ईडी को लाए, 3 साल से ईडी छत्तीसगढ़ में थी जया जी, और जो ईडी के आरोप पत्र में आरोपी थे उस चिंतामणि महाराज को विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा में प्रवेश कराए, उसके बाद नेता और नेता थे, तो इस सीट पर तो आप भी बाद में प्रत्याशी घोषित कर सकते थे ना सर। काउंटर क्वेश्चन है मेरा, जब भूपेश बघेल जन नेता है तो राजनांदगांव सीट से क्यों उस पर पहले नाम आपने तय किया? बाद में भी तो भूपेश बघेल जी को उतार सकते थे आप। जया जी, कौन प्रत्याशी कहां से उतरेगा, कौन कहां से चुनाव लड़ेगा, वो CWC तय करती है। जहां से कांग्रेस के किसी भी कार्यकर्ता को आदेश होता है वहां से वो चुनाव लड़ते हैं, यह सामान्य प्रक्रिया है। चिंतामणि महाराज के संदर्भ में मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिसके माध्यम से देखिए कैसे राजनीतिक षड्यंत्र रचते हैं, और भाजपा के राजनीतिक षड्यंत्र को
किस तरह से जांच एजेंसियां अमल करती है, वो पाक साफ हो गए। चिंतामणि सरगुजा से टिकट पा गए, भाजपा में तो कोई नेता कार्यकर्ता है नहीं जो चुनाव लड़ ले। ये पहला उदाहरण नहीं है। मोहन मंडावी जो इनके कांकेर के वर्तमान सांसद हैं, वो मोर्चा खोले बैठे हैं। वहां से जिसको टिकट दी भाजपा, वो महिला के यौन शोषण और अपहरण के आरोपी हैं। तो भाजपा में तो सारे दागी, सारे भ्रष्टाचारी, सारे अपराधी जाके सदाचारी हो जाते हैं। तो संकट जो है चुनाव लड़ने वाले योग्य प्रत्याशियों का तो भाजपा में है। सम्मानित सुंदरानी जी पूर्व विधायक है, इनको तो कभी उसके बाद में समझा नहीं गया इनकी पार्टी में चुनाव लड़ने लायक। हमारी पार्टी में तो चर्चा की गुंजाइश है। ब्लॉक से लेकर जिले में नाम मंगाए जाते हैं, प्रदेश में चर्चा होती, फिर CWC जो केंद्रीय चुनाव समिति फैसला लेती है। भाजपा में तो अधिनायकवाद है, थोपने की परंपरा है। आधा दर्जन लोग जिनका टिकट फाइनल हो गया था छोड़ छोड़ के भाग रहे। आसनसोल से जिनको टिकट मिली वो कहे नहीं लड़ूंगा। ये बाराबंकी का प्रत्याशी इनका भाग रहे। जिस तरह से मीनाक्षी लेखी हो, जिस तरह से छत्तीसगढ़ में ही बात कर लेते हैं, छत्तीसगढ़ पर ही बात करिए सर प्लीज, समय की थोड़ी सी कमी है मेरे पास। श्रीचंद सुंदरानी जी, जो तमाम आरोप सुरेंद्र वर्मा जी की ओर से लगाए गए हैं उनका भी जवाब दीजिएगा, लेकिन 2023 में जो नतीजे हमारे सामने आए, कुछ सीटें, जांजगीर की सीटें आप हारे हैं विधानसभा की, 2019 में कांकेर सीट पर भी लोकसभा चुनाव की मैं बात कर रही हूं, अभी बहुत कम अंतर से यहां पर आपके प्रत्याशी को जीत मिली थी। राजनांदगांव में कम सीटें आप जीते हैं, तो आपके सामने नहीं लगता है कि चुनौती आपके सामने भी होगी यहां पर, अगर आप 300 पार का नारा लेकर चल रहे हैं, 400 पार का नारा लेकर चल रहे हैं तो? देखिए जया जी, हम अगर बात करें 2018 की, 2018 में विधानसभा चुनाव में हम 65 सीटों पे कांग्रेस जीती थी। हम मात्र 14 सीटों पे जीते थे, लेकिन 6 महीने बाद लोकसभा के चुनाव हुए। हम 9 सीटें लोकसभा की जीतने में कामयाब हुए और 66 विधानसभा क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी ने लीड किया। विधानसभा चुनाव के परिणाम और लोकसभा चुनाव के परिणाम अलग अलग आते हैं। हमने हमेशा देखा है, हमारे पास कांग्रेस कभी 1 और कभी 2 सीट से ऊपर कभी छत्तीसगढ़ में जीत नहीं पाई। अभी की स्थिति मैं आपको बताऊं, 2014 में भी 1 सीट जीते थे कांग्रेस ने, 10 सीटें भाजपा ने जीती थी। 2014 के बाद 18-19 में कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पे मात्र 2 सीटें जीती, जब इनकी सरकार थी, भारी भरकम बहुमत था, 71 विधायक इनके पास थे। उस वक्त की अगर ये परिस्थितियां हैं तो निश्चित रूप से मानिएगा इस बार तो हमारी सरकार है। हमने किसानों को 3100 रुपए के मूल्य से धान का पैसा दिया है। हमने महतारी वंदन योजना को लागू किया है। हमने प्रधानमंत्री आवास योजना में 18 लाख मकान तय किए। तो कहीं न कहीं हमारे पास बोलने के लिए 12 ऐसी डिमांड्स है जो हमने मोदी जी की गारंटी के नाम से विधानसभा में दी थी, वे सारी की सारी हमने पूरी की है। निश्चित रूप से सीधा जनता को लाभ देने का काम हमारी। सुंदरानी जी एक काउंटर क्वेश्चन है सर, जो आरोप सुरेंद्र वर्मा जी ने आप पर लगाए थे, जब आपके पास तमाम उपलब्धियां हैं गिनाने को लेकर, तो फिर महादेव ऐप को लेकर जो तमाम बातचीत निकलकर सामने आ रही है, उसकी टाइमिंग पर सबसे ज्यादा सवाल खड़े हो रहे हैं। भूपेश बघेल जी ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि 4 मार्च का एक जिक्र किया गया, फिर 16 मार्च तक क्यों आखिर इंतजार किया कि 16 मार्च को आप FIR दर्ज करवा रहे हैं? वो टाइमिंग पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं ना सर, क्यों आखिर चुनाव से पहले? चुनौती है क्या भूपेश जी आपके लिए? देखिए, ये जितनी एजेंसियां हैं स्वतंत्र रूप से काम करती है। महादेव ऐप मामले में अगर भूपेश बघेल जी का नाम है तो नहीं आना चाहिए क्या? उल्लेख नहीं होना चाहिए क्या? अगर उसमें उनका नाम आ रहा है, ये तो विधानसभा चुनाव के समय से बातें उठ रही है। ईडी के पास प्रमाण है, अगर जया जी ये सारी बातें अगर आ रही है तो क्या सबको छूट दे देना चाहिए? भ्रष्टाचार करने की कितने भी आरोप हो तो क्या उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए जया जी? ठीक है सर, आपने जो जवाब दिया है। सुरेंद्र वर्मा जी क्या कहेंगे सर? जया जी, दुनिया की सबसे भ्रष्टतम सरकार यदि कोई है तो नरेंद्र मोदी की सरकार है। ये बताए महादेव ऐप आज बंद हुआ है क्या? किसके संरक्षण में चल रहा है? पूरे देश में मोदी सरकार 28% GST ले रही है, 30% इनकम टैक्स ले रही है, उसके ऊपर 4% महादेव ऐप के ऊपर केंद्र सरकार ने बैन लगाया है।
आप की सरकार 5 साल सिर्फ भ्रष्टाचार का काम किए। मोदी जी के खिलाफ आप एक भी आरोप नहीं लगा पाए। 10 साल मोदी जी की सरकार, आपका एक भी आरोप नहीं लगा, संरक्षण में देश एक भी आरोप नहीं लगा, एक भी आरोप नहीं लगा। संरक्षण में चल रहा है। आज बृजमोहन अग्रवाल जी प्रेस वार्ता लिए, उनसे जब यह सवाल पूछा गया कि आज क्यों बंद नहीं हुआ है, क्यों चल रहा है, किसके संरक्षण में, वो ये कहते हैं बेशर्मी पूर्वक कि वो चलना न चलना वो कोई सवाल नहीं हो सकता, तो ये इनके संरक्षण में चले तो जाए, इनके द्वारा के ऊपर हमने बैन लगाया हुआ है। सर एक एक करके सर एक एक करके प्लीज एक एक करके सर, समय की थोड़ी सी कमी है। अनिल जी जल्दी से सर, अनिल जी से जवाब ले लेते हैं। अनिल जी आपसे थोड़ा सा और मैं समझना चाहूंगी, आपको आवाज आ रही होगी सर? ठीक है सर। सुरेंद्र जी, अनिल जी सवाल मेरा आपसे यह है कि जैसा कि पूर्व में भी आपने जिक्र किया, देखिए लोकसभा चुनाव और अगर विधानसभा चुनाव का हम कंपैरिजन करें तो बहुत अंतर होता है, क्षेत्र का बहुत अंतर पड़ जाता है। लोकसभा चुनाव का तो क्षेत्र इतना बड़ा होता है, ऐसे में आपको नहीं लगता कि कांग्रेस अगर देरी से भी प्रत्याशियों की घोषणा करती है तो 8 विधानसभा कवर करने में ही प्रत्याशियों को समय लग जाएगा? और दूसरी बात यह भी कि क्या ये कांग्रेस की कोई रणनीति हो सकती है? विधानसभा चुनाव में जिस तरह से कांग्रेस को हार मिली, जो उम्मीद किसी को भी नहीं थी, लेकिन उस हार से सबक लेते हुए अब कांग्रेस और ज्यादा मंथन कर रही है अपनी बाकी बची सीटों को लेकर। शायद आपका जी सर, ये सवाल मेरे से है? हाँ जी अनिल जी आपसे ही है सर। मेरे से है सवाल? जी जी जी। देखिए जया जी, ये बात तो बिल्कुल सही कहा आपने कि विधानसभा चुनाव हारने के बाद कांग्रेस का मनोबल थोड़ा सा गिरा हुआ है, कार्यकर्ता भी हताश हैं, नेता भी उतने चमत्कारिक बचे नहीं हैं। तो अब देखिए कि जैसे सुंदरानी जी ने वाजिब सवाल उठाया कि आप 2004 से लेकर के अभी 2019 तक के रिजल्ट देख लीजिए, आप क्या थे। कांग्रेस 2 या 3 सीटें जीत पा रही है। क्यों ऐसा हो रहा है लोकसभा चुनाव में कि कांग्रेस फुल फिल 9 सीटें 10 सीटें क्यों नहीं जीत पा रही है? मुझे 2009 का महासमुंद चुनाव याद आ रहा है, जब अजीत जोगी लोकसभा चुनाव लड़े और उनके खिलाफ विद्याचरण शुक्ल लड़े थे। अजीत जोगी भारी वोटों से जीते थे, वो सांसद बन गए थे। ऐसे चमत्कारिक नेता कांग्रेस कहां क्यों नहीं ला पा रही है, जबकि वो दूसरी पीढ़ी के नेताओं को भी सामने ला चुकी है। विधानसभा चुनाव में हमने देखा कि बहुत नए नए चेहरे विधायक बने थे। तो कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में भी अच्छे चेहरे उतारने चाहिए, जनता के द्वारा पसंद किए चेहरे उतारने चाहिए। आज कांग्रेस ने उन्हीं चेहरों को महत्व दिया जो विधानसभा चुनाव हार चुके हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन कांग्रेस प्रवक्ता भी जानते हैं इस बात को। तो आप नए चेहरे जब तक नहीं उतारेंगे, जब तक नारा, नीति और नेतृत्व इस मामले में आप मोदी से 2 गुना आगे नहीं होंगे, जनता का विश्वास हासिल नहीं करेंगे, तब तक सही कही अनिल जी आपने। चुनौती तो कांग्रेस के सामने है, बहुत बड़ी चुनौती है, चमत्कारी चेहरे को लेकर भी, और किस तरह से चमत्कार होगा। क्योंकि आज ही हमने एक तस्वीर देखी भूपेश बघेल जी के ऊपर, उनके ही पार्टी के नेता सवाल खड़े कर रहे हैं कि आपने कभी समय नहीं दिया, और अब राजनांदगांव में वो प्रचार करें तो कहीं ना कहीं प्रत्याशियों को भी इन्हीं मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है सर, जब वो मैदान में जनता के बीच पहुंचेंगे। फिलहाल शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, सुरेंद्र वर्मा जी, सुंदरानी जी और इसके साथ ही अनिल जी, बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए चुनौतियां हैं कांग्रेस के सामने, लेकिन चुनौतियों से कांग्रेस कैसे निपटेगी, और सबसे महत्वपूर्ण सवाल प्रत्याशी कब होंगे घोषित और कौन घोषित होगा, कब चेहरे सामने आएंगे, इसी पर लगातार मंथन कांग्रेस फिलहाल कर रही है। सर्वे को लेकर भी बात सामने आ रही है, लेकिन उस सर्वे से निकल कर क्या आता है देखने वाली बात है।